अगर मैं आपसे पूछूं कि अमेरिका के रास्ते की खोज किसने की, तो आप में से लगभग हर किसी का जवाब यही होगा कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने। और किसने? क्योंकि हमें स्कूल में यही पढ़ाया गया है, लेकिन ये सच्चाई से कोसों दूर है। हमें पढ़ाया गया इतिहास बताता है कि एशिया की खोज के लिए 3 जहाज़ों को लेकर निकले कोलंबस 1492 में अमेरिका पहुंचा। आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात क्लियर कर दूं कि खोज का मतलब ये नहीं है कि अमेरिका को कोलंबस से पहले कोई भी नहीं जानता था, क्योंकि कोलंबस जब अमेरिका पहुंचा तो वहां पर हजारों साल पहले से लाखों की तादाद में लोग रह रहे थे। कोलंबस ने तो सिर्फ गलती से अमेरिकी दुनिया के रास्ते की खोज की थी। तो चलिए देखते हैं कि क्या कोई सच में कोलंबस से पहले अमेरिका पहुंचा था या सिर्फ कहने की बातें हैं। असल में आइसलैंड के नॉर्स समुदाय में लीफ एरिक्सन का जन्म होता है। उसके पिता एरिक द रेड ने ग्रीनलैंड में पहली नॉर्स बस्ती की स्थापना की, जहां बाद में लीफ एरिक्सन पले बढ़े। लीफ एरिक्सन के पिता एरिक द रेड को एक मर्डर के चलते नॉर्वे से बाहर कर दिया गया था, जिसके बाद उनका परिवार आइसलैंड चला गया। एरिक्स गाथा के अनुसार ग्रीनलैंड लौट रहे एरिक्सन का जहाज रास्ते से भटक कर उत्तरी अमेरिका पहुंच गया, जिसे एरिक्सन ने विनलैंड का नाम दिया। एक दूसरी आइसलैंडिक गाथा ग्रोवेनलैंडिगा के अनुसार, जिसे स्कॉलर एरिक्स गाथा से ज़्यादा भरोसेमंद मानते हैं, इसका मानना है कि लीफ एरिक्सन ने आइसलैंडिक व्यापारी बजरनी हर्जुलफसन से विनलैंड के बारे में सुना था, जो पहले से ही उत्तरी अमेरिका को देख चुका था। असल में हेमलॉक और जैक पाइन जैसी कुछ पेड़ स्पीसीज जो आज ग्रीनलैंड और यूरोप में पाई जाती हैं, लेकिन वो वहाँ की मूल निवासी नहीं है, क्योंकि इन प्रजातियों का इस्तेमाल करीब 1000 साल पहले ग्रीनलैंड में किया गया था, जो इस बात की गवाही देता है कि 1000 साल पहले इन प्रजातियों को अमेरिका से इंपोर्ट किया गया था, जिनको बेहतर ढंग से समझने के लिए शोधकर्ताओं ने 1000 ईस्वी के आसपास उपयोग में आने वाले कई खेतों और निर्माण परियोजनाओं से लकड़ी की जांच की, जिससे ये पता चला कि लकड़ियों को बाहर से इंपोर्ट किया गया था। वाइकिंग्स ने विनलैंड में जिन लकड़ियों को काटा, उन टुकड़ों पर धातु से बने धारदार हथियार के निशान मिले हैं, जो इस बात का सबूत देते हैं क्योंकि अमेरिकी दुनिया में 1492 ईस्वी से पहले धातु का इस्तेमाल नहीं होता था। यानी ये बात क्लियर है कि इन लकड़ियों को किसी बाहरी व्यक्ति ने ही काटा। शोधकर्ताओं ने वाइकिंग्स के अमेरिका आने के समय को पता लगाने के लिए लकड़ी पर रेडियो कार्बन डेटिंग के आधार पर उम्र का अनुमान लगाने के तरीके का इस्तेमाल किया। वैसे रेडियो कार्बन डेटिंग तो एक मोटा अनुमान देती है, लेकिन 992 ईस्वी में आए एक बड़े सौर तूफान ने शोधकर्ताओं के लिए इसकी उम्र का अनुमान लगाना सीमित कर दिया, क्योंकि सूर्य से निकली ऊर्जा के विस्फोट ने वातावरण की जीवित चीजों में कार्बन की मात्रा बढ़ा दी थी। वाइकिंग्स ने जो लकड़ी के टुकड़े काटे थे, उनके छल्लों में से एक छल्ला सौर तूफान की वजह से बढ़े कार्बन से मेल खाता है, और उस छल्ले के बाद 29 छल्ले और बने, जिसका मतलब ये है कि 992 ईस्वी में सौर तूफान आने के 29 साल बाद यानी 1021 में इन लकड़ियों के टुकड़ों को काटा गया था। न्यू फाउंडलैंड द्वीप के सबसे उत्तरी सिरे पर स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल ला एंसे ऑक्स मीडोज है, जो उत्तरी अमेरिका में वाइकिंग्स द्वारा सबसे पहला और एकमात्र ज्ञात स्थल है। एरिक्सन ने विनलैंड में कुछ समय बिताने के बाद वापस अपने घर ग्रीनलैंड चला गया और फिर कभी वापस नहीं आया। लेकिन यहाँ पर शायद अमेरिका पहुँचने वालों में से वाइकिंग्स भी पहले नहीं थे, क्योंकि एक और संभावना है कि कोलंबस से पहले पॉलिनेशियन अमेरिका पहुँचे थे, क्योंकि वैज्ञानिकों ने शकरकंद की जेनेटिक एनालिसिस की, जिससे उन्हें मालूम हुआ कि शकरकंद अमेरिकी मूल की है, जिसे पॉलिनेशियन खोजकर्ता दक्षिणी अमेरिका से साउथ ईस्ट एशिया और पैसिफिक द्वीपों पर अपने साथ लेकर गए। स्कॉलर्स का मानना है कि आपस का ये लेन देन कोलंबस से भी पहले हुआ होगा, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता है कि ये वाइकिंग्स की उत्तरी अमेरिका की यात्रा से पहले हुआ था या बाद में। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कोलंबस से पहले जब कई लोग अमेरिका पहुंच चुके थे, फिर हमें सिर्फ कोलंबस ही क्यों पढ़ाया जाता है? इसका जवाब ये है कि क्योंकि कोलंबस ही वो शख्स था जिसने अमेरिका को यूरोप के लिए खोला, और वहाँ के लोगों पर जुल्म करके इन्होंने वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज का फायदा उठाया। यूरोप से ऐसी बीमारियाँ साथ लेकर गए जिसने अमेरिका के बेगुनाह नेटिव लोगों में से 90% को खत्म कर दिया, और आगे चलकर अमेरिका पर इन्हीं यूरोपियंस का कब्जा हो गया।